गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आज बायोलॉजी विषय के अंतर्गत अपना जो चैप्टर चल रहा है उत्परिवर्तन, और उसी के अंतर्गत अपन बात कर रहे हैं पीछे के जितने भी अपने इस चैप्टर से संबंधित वीडियो जो हैं उसमें अपन ने उत्परिवर्तन से संबंधित बातें की थी। उत्परिवर्तन के अपन ने टाइप्स पढ़े थे, चाहे वह संख्यात्मक उत्परिवर्तन हो और चाहे वह संरचनात्मक उत्परिवर्तन हो, इनके बारे में अपन ने पढ़ा था। और उसके अंतर्गत भी अपन ने जैसे सुगुणिता है, असुगुणिता है, उनके बारे में पढ़ा था। अब उसमें भी अपन ने एकादि सूत्रता है, द्विविधि सूत्रता है, एक न्यून सूत्री है, द्वि न्यून सूत्री है, इस प्रकार के टाइप्स अपन ने पढ़े थे। आज अपना एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो वैसे 11th क्लास में भी आप पढ़ चुके हो, आनुवंशिक कूट। आनुवंशिक कूट यानी अपन बोलें तो जेनेटिक कोड। देखिए, आनुवंशिक कूट या जेनेटिक कोड की बात आती है तो सबसे पहले अपन को इसकी हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए कि है क्या आनुवंशिक कोड या जेनेटिक कोड क्या है। देखिए, आनुवंशिक जो सूचनाएं हैं, जो घटनाएं हैं, उसमें दो प्रमुख प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं। एक अपन देखते हैं कि मुख्य रूप से अनुलेखन होता है, एक घटना होती है अनुवादन। एक घटना कौन सी होती है? अनुलेखन होती है। 11th क्लास में आप पढ़ चुके हो ये बातें वैसे। और एक घटना होती है अनुवादन। अनुलेखन की घटना के अंतर्गत अपन ये पढ़ते हैं कि डीएनए होता है, उसका डुप्लीकेशन होता है, डीएनए बनता है और फिर उससे किसका संश्लेषण होता है? एमआरएनए का होता है। और अनुवादन की घटना के अंतर्गत जो ये एमआरएनए है, उस एमआरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस होती है। ये मुख्य घटनाएं हैं। तो सेम इसी प्रकार से जो जेनेटिक कोड है, आनुवंशिक कूट है, उसके अंतर्गत भी क्या होता है कि जब जो प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, अब प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो ये खोजा गया कोई ना कोई प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए कोई जेनेटिक कोड होते हैं, वो मुख्य रूप से क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। अब ये जेनेटिक कोड मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं, तो इन जेनेटिक कोडों की जब अपन बात करते हैं तो ये जो जेनेटिक कोड है ये किस स्थिति में स्थित होते हैं, यानी प्रोटीन संश्लेषण की जो प्रक्रिया है, उस प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए कुछ कोड होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं, वो निहित होते हैं। तो ये बात सबसे पहले साइंटिस्ट थे नीरेनबर्ग। कौन से साइंटिस्ट थे? नीरेनबर्ग थे और उसके फ्रेंड्स थे। और फ्रेंड्स में मुख्य रूप से जो ओचो थे, मैथियास ओचो थे, वो मुख्य रूप से उनकी भागीदारी थी। तो नीरेनबर्ग और ओचो ने क्या किया कि सबसे पहले इस जेनेटिक कोड के बारे में बताया और उन्होंने ये कहा कि जो जेनेटिक कोड होते हैं, वो जेनेटिक कोड एक क्या होती है? बहुत ही सूक्ष्म इकाई है। ध्यान से सुनना, नीरेनबर्ग और ओचो और उसके साथियों ने क्या कहा कि जो जेनेटिक कोड होता है वो बहुत ही सूक्ष्म क्या है? इकाई है। क्या है? बहुत ही सूक्ष्म इकाई है। और इस सूक्ष्म इकाई के अंतर्गत प्रोटीन संश्लेषण के कूट होते हैं, वो कूट जो प्रोटीन संश्लेषण के जो संदेश होते हैं वो कूट के रूप में क्या होते हैं? निहित होते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी जो कूट संदेश हैं वो इस जेनेटिक कोड में क्या होते हैं? निहित होते हैं। तो नीरेनबर्ग के अकॉर्डिंग यदि अपन बात करें, ओचो के अकॉर्डिंग यदि अपन बात करें, तो उन्होंने ये कहा कि ये जो जेनेटिक कोड है ये एक वह सूक्ष्म इकाई है। कौन सी इकाई है? सूक्ष्म इकाई है, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि प्रोटीन
संश्लेषण के जो कूट संदेश हैं, कूट संदेश निहित होते हैं। ये बात तो किन्होंने बताई थी, नीरेनबर्ग और ओचो ने। और वैसे देखो टाइम जब चेंजेस होता रहता है, टाइम के अकॉर्डिंग डेफिनेशन सब कुछ आंशिक उसमें क्या होते रहते हैं, बदलाव होते रहते हैं। तो ये बात तो किन्होंने बता दी थी, नीरेनबर्ग और ओचो ने मुख्य रूप से बता दी थी। अब देखिए, अब आपके अपन बात करते हैं, यदि अपन इसको रियलिटी डेफिनेशन के रूप में डिवाइड करें तो क्या होता है कि ये जो जेनेटिक कोड होते हैं ये किन से बने होते हैं, नाइट्रोजनिक क्षारकों या न्यूक्लियोटाइड से बने। यानी जेनेटिक कोड हैं वो किसके बने हुए होते हैं, नाइट्रोजनी बेसेस के बने होते हैं। और नाइट्रोजनी बेसेस कौन कौन से, यूरेसिल है यानी प्यूरिन पिरिमिडिन है, जिसमें अपन बात कर सकते हैं यूरेसिल है, साइटोसिन है, एडेनिन है, थाइमिन है। ये क्या है, मुख्य रूप से नाइट्रोजनी बेसेस हैं। और ये नाइट्रोजनी बेसेस होते हैं वो कौन से, एक मुख्य अपने आणविक संरचना होती है, डीएनए होती है, उस डीएनए नामक आणविक संरचना पे क्या होते हैं, निहित होते हैं। अब देखिए अपन इसकी एक नई डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अपन बात करें कि डीएनए की अपन जब बात करते हैं तो अपन को ये तो डीएनए में उपस्थित नाइट्रोजनिक क्षारकों का वह अनुक्रम, यदि अपन इसकी मॉडिफाइड डेफिनेशन की बात करें तो ये हो जाएगी कि डीएनए में उपस्थित नाइट्रोजनिक क्षारकों का वह अनुक्रम, यानी डीएनए में उपस्थित नाइट्रोजनिक क्षारकों का वह अनुक्रम जिसमें प्रोटीन अणुओं के संश्लेषण के संदेश क्या होते हैं, निहित होते हैं। तो क्या डेफिनेशन हो जाएगी, डीएनए में उपस्थित नाइट्रोजनिक क्षारकों का वह अनुक्रम, मैं यहां लिख दूं इसकी डेफिनेशन, डीएनए में उपस्थित नाइट्रोजनिक क्षारकों का वह अनुक्रम जिसमें प्रोटीन संश्लेषण के जो कूट संदेश होते हैं वो कूट संदेश क्या होते हैं, उसके अंतर्गत विद्यमान होते हैं। तो सीधी सीधी सी बात होगी, डीएनए में उपस्थित नाइट्रोजनिक क्षारकों का वह अनुक्रम जिसमें प्रोटीन संश्लेषण के कूट संदेश निहित होते हैं, वो क्या है, वो ही आनुवंशिक कोड है, वो ही जेनेटिक कोड है। ये बात अपन को ध्यान में रखनी है। अब देखिए, ये जो जेनेटिक कोड होते हैं, यानी जेनेटिक कोड का मेन फंक्शन क्या हो गया भाई, प्रोटीन संश्लेषण की प्रोसेस के जो संदेश है, जो कूट है, वो क्या हो गए, इसके अंतर्गत निहित हुए कि नहीं है। अब देखिए, कोई भी जीव है, उस जीव में किसी भी जीव के डीएनए होता है, किसी भी जीव का डीएनए हो चाहे, उस जीव के डीएनए में 4 प्रमुख न्यूक्लियोटाइडों का क्रम होता है। कितने क्रम का, 4। और वो 4 प्रमुख न्यूक्लियोटाइडों का क्रम कौन सा होता है, ये होता है यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनिन और ग्वानिन। तो किसी भी जीव में 4 प्रमुख न्यूक्लियोटाइडों का क्रम होता है, किसी भी जीव के डीएनए में, चाहे वो छोटे से छोटे आप बैक्टीरिया को ले लो, तो किसी भी जीव का कोई डीएनए है, उस 4 न्यूक्लियोटाइडों का जो अनुक्रम होता है, जो प्रमुख प्रोटीन संश्लेषण के लिए क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। एक तो आप ये बात, कौन सा क्रम होता है, ये जो 4 प्रमुख है ये क्या होते हैं, इसके लिए क्या होते हैं, मुख्य रूप से बेस होते हैं। न्यूक्लियोटाइडों का जो सीक्वेंस है वो क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण के लिए मुख्य रूप से क्या होता है, उत्तरदायी होता है। अब देखिए, अब जो ये जेनेटिक कोड होते हैं, अब ये जेनेटिक कोडोन होते हैं, एक जो प्रमुख कोडोन होता है जेनेटिक कोड, एक जो प्रमुख जेनेटिक कोड होता है उसमें 3 न्यूक्लियोटाइड कोडोन होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं एक में। यानी सीधी सीधी सी बात है कि 3 प्रमुख नाइट्रोजनी बेसेज होते हैं, वो मिलकर के एक जेनेटिक कोड का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। कितने, 3 करते हैं, ठीक है। तो अपन बात कर सकते हैं कि 4 तो बेस न्यूक्लियोटाइड,
और ये 4 बेस हैं, तो इनमें से अपन बात करते हैं कि जो 3 न्यूक्लियोटाइड है, 3 नाइट्रोजनी बेसेस जो मिलकर के क्या करते हैं, इसका निर्माण करते हैं। तो 4 क्यूब ये कि नहीं है, तो अपन देखते हैं 4 गुणा 4 गुणा 4, भाई 4 तो ये बेस हो गया, आधार हो गए, और 3 नाइट्रोजनी जो क्षारक है, 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, वो मिलकर के एक जेनेटिक कोड का निर्माण करते हैं। तो देखिए कितने हो गए टोटल 64। तो इस प्रकार से टोटल अपन जेनेटिक कोड की बात करते हैं, तो टोटल जेनेटिक कोडों के नंबर्स कितने होते हैं, 64 होते हैं। तो आप इस बात को ध्यान में रखना, टोटल जेनेटिक कोड कितने होते हैं, 64 होते हैं। और ये जो टोटल जेनेटिक कोड होते हैं 64, आपने पढ़ा होगा कि 20 प्रकार के एमिनोमल होते हैं, आवश्यक पढ़ा है अपने पीछे कक्षाओं में। तो ये जो 64 जेनेटिक कोड होते हैं, ये 64 जेनेटिक कोड होते हैं, वो 20 प्रकार के एमिनो अम्ल, 20 प्रकार के एमिनो अम्लों को क्या करते हैं, कोड करते हैं। तो आप समझ गए टोटल जेनेटिक कोड कितने में, 64। और ये 64 जो जेनेटिक कोड ये कितने प्रकार, क्योंकि 20 प्रकार के एमिनोमल होते हैं, तो 20 प्रकार के एमिनोमलों को क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं। समझ गए मेरी बात। अब देखिए इसके बाद अपन बात करते हैं कि आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये कोडोन क्या चीज है, बार बार एक वर्ड आ रहा है कोडोन। तो कोडोन क्या चीज है, तो एमआरएनए होता है। तो एमआरएनए पर जो न्यूक्लियोटाइडों की संख्या और जो अनुक्रम होता है, एमआरएनए पे न्यूक्लियोटाइडों की जो संख्या और जो अनुक्रम होता है, जो एक विशिष्ट एमिनो अम्ल के लिए विशिष्ट होता है, यानी एक विशिष्ट एमिनो अम्ल को वो क्या कर सकता है, कोडित कर सकता है, तो वो क्या हो गया, कोडोन कहलाएगा। तो ये तो बेसिक बातें होगी। अब देखिए ये जो 20 प्रकार के एमिनो अम्ल हैं, उनको कोडित करने ये जो 64 जेनेटिक कोड होते हैं, वो क्या करते हैं, उनको कोडित करते हैं। एमिनो अम्ल क्या होते हैं, प्रोटीन संश्लेषण की प्रोसेस का क्या होता है, आधार होता है कि नहीं, ये मुख्य रूप से आधार होता है। तो इस प्रकार से अपन जेनेटिक कोड की बात करते हैं। तो देखिए कैसे जेनेटिक कोड बनते हैं, एक टेबल के द्वारा पूरा समझ में आ जाएगा आपको। ये प्रमुख बेस है 4 न्यूक्लियोटाइडों का जो क्रम है। अब देखिए बनेगी, ये प्रमुख न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस क्रम है एक। यूरेसिल है और फर्स्ट रो है, ये सेकंड है, और ये कौन सी है, थर्ड है। यानी जो स्थिति है, जो पोजीशन है, वो थर्ड पोजीशन में अपन इसको अरेंज करते हैं। फर्स्ट पोजीशन मैं यहाँ नोट कर दूं, ये कौन सी पोजीशन है, फर्स्ट है, ये कौन सी पोजीशन है, सेकंड है, और ये कौन सी पोजीशन है, थर्ड है। फर्स्ट पोजीशन देखिए यूरेसिल है, सेकंड में यूरेसिल, और थर्ड में क्या है, यूरेसिल। तो 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर के कोडोन का निर्माण करते हैं। तो ये कोडोन बना कि नहीं बना, यू 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 का एक कोडोन बना। अरे भाई यू यू का एक कोडोन बना कि नहीं बना। अब ये जो कोडोन बना, तो अपन देखते हैं आगे, देखिए अब नेक्स्ट रूप से अगला अपन बनाते हैं यू यू, और ये कौन सा है, सी, और यू यूरेसिल, यूरेसिल और एडेनिन, और यूरेसिल, यूरेसिल और गमेनिन। इसी प्रकार से नेक्स्ट बन जाएगा, यूरेसिल है, साइटोसिन है, और यूरेसिल है, यूरेसिल है, साइटोसिन है, साइटोसिन है, यूरेसिल है, साइटोसिन है, एडेनिन है, और यूरेसिल है, साइटोसिन और गुआनिन। इस प्रकार से एक में 4 बन रहे हैं, 4 तो 4 4 ये हो गए पूरे, इसी हिसाब से बनते रहेंगे पूरे। बनेंगे नहीं बने, अरे बन जाएंगे ना। तो आप देख लीजिए इस हिसाब से ये कितने हो गए, 16, 32 और 64। टोटल 64 प्रकार के जो जेनेटिक कोड हैं, जो कोडोन है, वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि मुख्य रूप से जैसे कुछ जेनेटिक कोड हैं, भाई ये किसको, वैसे
UUG है वो ल्यूसीन को क्या करता है, मुख्य रूप से अलग अलग जो जेनेटिक कोडोन होते हैं उन कोडोनों को क्या कर रहा है, कोड कर रहा है। कुछ आइसोल्यूशन को करते हैं, कुछ वेलियन को करते हैं, है कि नहीं। इस प्रकार से वो क्या करते हैं, जेनेटिक कोड क्या करते हैं, मुख्य रूप से एक विशिष्ट एमिनो अम्ल को ही क्या करते हैं, कोड करते हैं। जब अपन इनके बारे में मुख्य रूप से देखेंगे कि इनकी विशेषताएं क्या हैं, तब अपन को अच्छी तरह से डिटेल से समझ में आ जाएगा। वैसे ऐसा कोई आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा कि आप टेबल बनाइए, ये मैंने एक सीक्वेंस के रूप में आपको बताया। आपको पूछेगा इसकी विशेषताएं क्या हैं, आपको पूछेगा जेनेटिक कोड क्या है, इसकी विशेषताएं बताइए। एक तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, या क्वेश्चन आके आपको विशेषताओं का क्वेश्चन दे दे, ठीक है कि नहीं, विशेषताओं का क्वेश्चन दे दे तो आपको वो करना है। देखिए इसी के हिसाब से देखिए, फर्स्ट में विशेषताएं लिख रहा हूं, विशेषताओं के बारे में आपको बता रहा हूं। विशेषताएं काफी इंपॉर्टेंट होती हैं, विशेषताओं से क्वेश्चन आता है जेनेटिक कोड की। तो जो विशेषताएं हैं, पहली विशेषता में लिख रहा हूं, जेनेटिक कोड होते हैं, जेनेटिक कोड ट्रिक होता है, यानी ट्रिपलेट होता है। देखिए आप सब में इस जेनेटिक कोड में भी 3 न्यूक्लियोटाइड है, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, सब में 3-3 है कि नहीं है। तो इसका मतलब जेनेटिक कोड होता है, ट्रिक हुआ कि नहीं हुआ, ट्रिपलेट हुआ कि नहीं हुआ। दूसरी में आपको विशेषता बता दूं कि जेनेटिक जो कोड होते हैं वो क्या होते हैं, कोमा रहित होते हैं, कोमालेस। क्या होते हैं, ये कोमा रहित होते हैं। देखिए यहां ये जेनेटिक कोड 4 बनाए हुए हैं, यहां पर भी 4 बनाए हैं। आपको इनके बीच में कहीं पर भी ये दिखाई दे रहा है क्या कि किसी भी 3 के बीच में कोई ना कोई कोमा है, शायद नहीं है। तो इसका मतलब जेनेटिक कोड क्या हुए भाई, जेनेटिक कोड क्या हुए, अरे क्या हुए, जेनेटिक कोड क्या होते हैं, वो कोमा रहित होते हैं। अब देखिए अपन बात करते हैं कि जेनेटिक कोड होते हैं वो अपभाषित होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है और अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है कि जेनेटिक कोड होते हैं वो क्या होते हैं, अपभाषित होते हैं। इसको आप अलग से भी ध्यान में रखना, क्या ध्यान में रखना, अलग से भी ध्यान में रखना। इसको मुख्य रूप से अपन बात करेंगे तो जेनेटिक कोड क्या होते हैं, अपभाषित होते हैं। लेकिन इसके लिए अलग से है कि जेनेटिक कोड असंदिग्ध व विशिष्ट होते हैं। जेनेटिक कोड क्या होते हैं, असंदिग्ध व विशिष्ट होते हैं। इन 2 बातों को आप ध्यान में रखना, क्योंकि ये अलग से क्वेश्चन अपनी आरबीएसई बोर्ड में आया हुआ भी है और आ भी सकता है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा जेनेटिक कोड अपभाषित होते हैं कैसे, बताइए। और जेनेटिक कोड होते हैं वो असंदिग्ध होते हैं या विशिष्ट होते हैं, आप इस बारे में भी बताइए। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं मुख्य रूप से कि जो जेनेटिक कोड की बात अपन करते हैं, तो जेनेटिक कोड में अपन देखते हैं कि मुख्य रूप से जेनेटिक कोड विशिष्ट होते हैं, असंदिग्ध होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि एक जेनेटिक कोड होता है वो एक विशिष्ट एमिनो अम्ल को ही क्या करता है, कोड करता है। आप इस बात का ध्यान में रखना। एक जो विशिष्ट जेनेटिक कोड होता है वो, यानी एक जो जेनेटिक कोड होता है वो एक विशिष्ट एमिनो अम्ल को ही क्या करता है, कोड करता है। समझ गए कैसे? जैसे अपन बात करें कि मुख्य रूप से अपन को देखना है कि जैसे एक एमिनो एसिड है, जैसे ये एमिनो एसिड है, ये जेनेटिक कोड है, ये जेनेटिक कोड है, ये जेनेटिक कोड है, ये जेनेटिक कोड है। तो ये एक जेनेटिक कोड है वो एक विशिष्ट एमिनो अम्ल को ही कोड करेगा। ये नहीं कि यदि वो आर्जिनिन को, यदि वो ल्यूसीन को, वो आइसोल्यूसिन को यदि कोड कर रहा है तो ल्यूसीन को कर रहा है तो वो आइसोल्यूसिन को नहीं करेगा। समझ गए मेरी बात? तो इस प्रकार से एक विशिष्ट जो जेनेटिक कोड है वो विशिष्ट एमिनो अम्ल को ही क्या करेगा, कोड करेगा। सेकंड बात पढ़ना, अपभाषित क्या है। तो अपभाषित के बारे में आपको ध्यान में रखना है। जैसे अपन ने यहाँ क्या पढ़ा है कि एक विशिष्ट जो एमिनो अम्ल जेनेटिक कोड होता है वो एक विशिष्ट एमिनो अम्ल को ही कोडित करता है। लेकिन अपभाषित यानी डिजेनरेट की बात यह होती है कि इसके अंतर्गत अपन देखते हैं कि कुछ
जेनेटिक कोड अभाषित होते हैं क्योंकि कुछ जेनेटिक कोड होते हैं वो दो या दो से अधिक एमिनो अम्ल को भी क्या करते हैं, कोड करते हैं। वो एक अपवाद की कंडीशन हो जाएगी। तो जेनेटिक कोड अपभाषित होते हैं, डीजनरेट होते हैं क्योंकि कुछ जेनेटिक कोड होते हैं वो दो या दो से अधिक एमिनो अम्ल को क्या करते हैं, कोड करते हैं। ऐसे थोड़ी हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा कि जेनेटिक कोड अभाषित होते हैं क्योंकि एक एमिनो अम्ल के लिए दो या दो से अधिक जेनेटिक कोड भी हो सकते हैं। तो अभाषित की बात यह हो जाएगी। इसमें तो क्या हुआ कि एक विशिष्ट जेनेटिक कोड विशिष्ट एमिनो अम्ल को कोडित कर रहा है, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, ये जरूरी नहीं है। एक जो एमिनो अम्ल है उसको दो या दो से अधिक जो जेनेटिक कोड हैं वो क्या कर सकते हैं, कोडित कर सकते हैं। जैसे अपन बात करते हैं कि एक एमिनो एसिड है फिनाइल एलेनिन। कौन सा एमिनो एसिड है, फिनाइल एलेनिन। तो फिनाइल एलेनिन एमिनो एसिड को ये जो जेनेटिक कोड है वो भी क्या करता है, कोड करता है, और ये जो जेनेटिक कोड है वो भी क्या करता है, कोडित करता है। तो फिनाइल एलेनिन एमिनो अम्ल को क्या करते हैं, दो जेनेटिक कोड क्या करते हैं, कोडित करते हैं। इसका मतलब जेनेटिक कोड क्या होते हैं, अपभाषित होते हैं। इस बात का आप थोड़ा सा क्या रखना, मुख्य रूप से ध्यान में रखना, क्योंकि अलग से क्वेश्चंस बनते हैं। दूसरी चीज अपन बात करते हैं, जेनेटिक कोड होते हैं वो सार्वत्रिक होते हैं। आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि जेनेटिक कोड होते हैं वो सार्वत्रिक होते हैं, कैसे? तो जेनेटिक जो कोड होते हैं वो क्या होते हैं, सार्वत्रिक होते हैं। यानी एक छोटे से छोटे, अपन बैक्टीरिया की बात करते हैं तो एक छोटे से छोटे बैक्टीरिया से लेकर के बड़े से बड़े जीव में एक समान जेनेटिक कोड क्या होते हैं, वो विद्यमान होते हैं, और एक समान एमिनो एसिड्स को वो क्या करते हैं, कोडित करते हैं। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है जेनेटिक कोड सार्वत्रिक होते हैं कैसे? तो आपको लिखना जेनेटिक कोड सार्वत्रिक होते हैं क्योंकि वो सभी जीवों में एक समान रूप से जेनेटिक कोड क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं। ये बात होगी। अब अपन बात मुख्य रूप से आपको ध्यान में रखना है, अलग से क्वेश्चन की बात आई तो जेनेटिक कोड अपभाषित होते हैं क्यों, जेनेटिक कोड असंदिग्ध या विशिष्ट होते हैं क्यों, और जेनेटिक कोड सार्वत्रिक होते हैं कैसे? ये बात आपको मुख्य रूप से क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। अब देखिए अपन आगे बात करते हैं। यदि क्वेश्चंस आपके एग्जाम में यह आ रहा है कि जेनेटिक कोड क्या है, इसकी विशेषताएं लिखो, तो आप सीधी सीधी चार विशेषताएं लिखना है। जेनेटिक कोड त्रिक होते हैं, कोमा रहित होते हैं, अपभाषित होते हैं, विशिष्ट होते हैं और सार्वत्रिक होते हैं। तो जनरली होगी, 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। तो अलग से क्वेश्चन पूछे 2 नंबर का तो आपको ये बातें मुख्य रूप से लिखनी है। अब देखिए 2 प्रमुख प्रकार के जेनेटिक कोड होते हैं। एक होता है प्रारंभक कोडोन, प्रारंभक कोडोन यानी जो प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया को शुरू करने का काम करता है, उसमें आपको ध्यान रखना है। तो AUG है और ए कौन सा है, GUG है। तो इनको प्रारंभ करते हैं तो इनको अपन बोल देते हैं अर्थ कोडोन भी बोलते हैं। कौन से कोडोन बोलते हैं, अर्थ। और कुछ कोडोन होते हैं जो टर्मिनेट होते हैं, प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया को क्या करते हैं, समाप्त कर देते हैं, यानी समापन करते हैं। प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया क्या करते हैं, वो समापन करते हैं। तो ये कौन से हो गए, अनर्थ कोडोन हो गए, यानी ये बीच में प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। वो 3 है मुख्य रूप से, उसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। ये 3 प्रमुख कोडोन हैं, UAA, UAG और UGA। ये कौन से हैं, समापनकारी कोडोन है, यानी ये प्रोटीन संश्लेषण की जो प्रोसेस है उसको रोकने का काम मुख्य रूप से ये करते हैं। तो इनको समापन कोडोन करते हैं। तो अपन मुख्य रूप से देखते हैं कि 64 होते हैं, 64 में से 3 तो काम के नहीं है, तो टोटल 61 जो कोडोन होते हैं वही मुख्य रूप से प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, तो ये अपना आज का एक जेनेटिक कोड का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था।